बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। वहीं हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से चहमा गोइयाँ जारी थी, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 80 रुपये का रिलीफ फराहम किया। लेकिन इसके साथ साथ ये बतलाना ज़्यादा ज़रूरी है कि 53 रुपये का मज़ीद इजाफा भी कर दिया गया। मसनूआत के हवाले से हम देख रहे हैं कि जी पेट्रोल क्राइसिस, अगर एनर्जी क्राइसिस की बात करें, इस हवाले से भी अहम इक़दामात और इजलास भी जारी और सारी है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 बजे मार्केट्स बंद करने का इंदिया दिया है। वहीं इस पर कुछ ऐसे भी फार्मेसीज हैं जिसको इस वक्त हम देखें तो ख़ास करके कहा गया है कि उस पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें सूबाई सिंध की, तो वज़ीर आला ने भी आज एक अहम खिताब किया है और ख़ास करके एक इजलास बुलाया, जहाँ पर ताजिर बरादरी के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने शिरकत भी की और ख़ास करके जो ताजिर बरादरी के मसाइल उस पर खुसूसी गुफ्तगू रही। लेकिन ऐसे में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई सिंध की जितनी भी हुकूमत है, इनकी जानिब से एक अहम ऐलान 2000 रुपये का किया गया। ये 2000 रुपये का जो ऐलान किया गया, इसकी जो शराइत हैं, इसकी जो खास करके मकासद हैं और जिस तरीके से रिलीफ फराहम किया जाएगा, जिस पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा इलेबरेट करने की अशद जरूरत है। यहाँ से हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ जफर जमील साहब मौजूद हैं। कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक भी है। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं, आए दिन एक नया मसला होता है। हम एक जंग की सूरत में तो हैं, लेकिन ऐसे में आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होती, क्या समझते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 78 साल से हम यही डिमांड करते आ रहे हैं कि हुकूमत को आवाम को रिलीफ दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपने जो टॉपिक रखा है लेवी का, अभी पेट्रोलियम लेवी की कहानी शुरू तो बहुत पहले हुई है। 1961 में पहला रूल आया, फिर 67 में आया, फिर उसमें गाहे बगाहे, अच्छा वो जो रूल आया था 60s के अंदर, उस ज़माने में ये हमारा हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ पे ये पता नहीं कितने कम लोगों को पता, लेकिन मुझे तो याद है इस बात को, यंग होते तो ज़माने में हम बहुत, तो फ्लड आता था वहाँ, साइक्लोन आ जाता था हर दूसरे साल, तो एज अ फ्लड रिलीफ फंड 1 रुपया पर गैलन, लीटर नहीं होता था, गैलन होता था, लगा दिया जाता था और वो कभी रिवर्स नहीं होता। तो फाइनल ईस्ट पाकिस्तान भी चला गया, वो कई रुपए तो आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं आज तक। तो वहाँ से लेवी का सिलसिला शुरू। अच्छा, लेवी का बेसिक मकसद ये था फॉर दी डेवलपमेंट, ये कहीं क्लासिफाई नहीं किया उन्होंने लॉ में कि किस चीज़ की डेवलपमेंट। अगर इस पाकिस्तान का दौर ले लें तो वहाँ का जो हम पाकिस्तान का 80% रेवेन्यू हम ले लेते थे, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई हमने कहीं पर, अगर देखा जाए तो लेवी में अब मौजूदा, अच्छा सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक जो उसमें इंक्रीज आया, मज़ेदार बात यह, मौजूदा हुकूमत नून लीग जो ऐसी में आया 2018 में उन्होंने अमेंड किया इस बिल को, और मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ मजीद बढ़ाया, सीधा बढ़ते बढ़ते 160 कर दिए, ज़्यादा 160 करके पर लीटर, जो उससे बहुत कम इनके पिछले दौर में, जिसको तनकीद का निशाना बनाती है पूरी फेडरल गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को, और तो 150 कुछ था, तो उस पर बहुत तनकीद हुई थी कि 1.5 रुपये की हिम्मत से बढ़ाते हैं पर लीटर, लोग हमारी समझ नहीं आता, ये अपोजिशन ने नारे लगाए थे। अब आपने 160 खाली लेवी है, उस ओरिजिनल प्राइस को तो आप छोड़ दीजिए, उसमें से आपने 80 रुपये रिलीफ दे दिया, मतलब अब भी उसमें से भी आपने 50 रुपये अपने पास रख ली, तो बढ़ा, उससे ज़्यादा तो आप बढ़ा चुके थे। आप ये 80 रुपये था, 80 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने, 160 कर दिया, उसमें से 50 रुपये आपने रिलीफ दे दिए, तो मैं ये शायद 30 रुपये रिलीफ दिया, कितना जो भी है। तो अब भी जो है उसके अंदर आप जो है कमाई रहे हैं आवाम से, और दूसरे ये 146 ट्रिलियन टारगेट था 25-26 का, बकौल इनके के IMF ने कहा है कि ये आप लेवी में बोल लीजिए। तो भाई अगर ये, जिसमें से जो हुकूमती राय है कि 80 बिलियन जो है तो उन्होंने रिकवर किया, तो भाई। लेकिन अभी देखिए ना, इस वक्त जो विफाकी हुकूमत का एक बयान सामने आया, जहां पे हमने देखा कि जी पेट्रोलियम विफाकी वजीर पेट्रोलियम है, उनकी जानिब से जो बयान है, उन्होंने कहा कि जी एक हफ्ते में 50 से 60 अरब रुपए हफ्तावार खुद हुकूमत ने बर्दाश्त किए हैं। नहीं, तो हुकूमत ने तो बढ़ाए हैं ना, मतलब ये तो वही बात हुई ना कि मेरे प्रॉफिट में मुझे नुकसान हो गया,
ठीक। तो आप तो बढ़ा रहे हैं मुसलसल, मैं आपको बता रहा हूँ 160 करके आपने अगर उसमें कुछ रिलीफ दे दिया तो कौन सा आवाम को एहसान किया। जब आप हुकूमत में आए थे 160 जो लेवी थी इस वक्त अभी 2-4 रोज पहले, उससे कम तो टोटल प्राइस थी पेट्रोल की। लेकिन वो दूसरी जानिब ये भी रेफरेंस दे रहे हैं ना कि ओमान की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, वो कह रहे हैं कि जी 70 जो क्रूड ऑयल की कीमत है उसमें $70 फी बैरल इजाफा हुआ है। स्टिल इंडिया आपसे सस्ता बिक रहा है पेट्रोल, ईरान में आप चले हो तो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, आपके बांग्लादेश में आपसे सस्ता बिक रहा है, अफगानिस्तान में चलिए सिचुएशन, चले इस सिचुएशन को ऐसे देखते हैं कि ठीक है हम क्राइसिस में चल रहे हैं, ठीक है एनर्जी को भी सेव करना है, लेकिन ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो इकदाम किए हैं जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं, खास करके जो आज इजलास हुआ जिसमें मार्केट्स के औकातकार के बारे में बताया गया कि 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, क्या कहेंगे इस पर? ये एक अच्छा जेस्चर है, ये तो मैं भी हमेशा कहता रहा हूँ कि चूंकि हम दुनिया से एक महज़ब दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, अर्ली मार्केट्स खुलती, समझिए 9 इज द पीक इन द मॉर्निंग 9 AM मार्केट्स खुल जाती हैं और मगरिब होते ही बंद हो जाती हैं। लोग उसी हिसाब से अपना शेड्यूल तय कर लेते हैं। तो हम और हमारे जितने भी रफ़ाक़ाए कार हैं, बिजनेस कम्युनिटी वगैरह, तो बहुत तरह से डिमांड कर रही है कि भाई मार्केट्स को आप पाबंद कीजिए, सुबह खोलें। 9 बहुत ही फाइन टाइम होता है और लोगों ने एतराज किए कि लोगों का आधा निकलते नहीं। मैं जब मुझे पता हुआ कि शाम को 7 बजे 8 बजे मार्केट बंद हो जानी है तो अल्टीमेटली मैं अपना शेड्यूल उसी हिसाब से तय कर लूंगा। दुकानदार भी आप फ्रेश घर जाएंगे, आप बजाय इसके रात के 12 बजे जाके आप ऑन देस हो गए और जो तो कोई पोटेंशियल आपका नहीं रहा, आप भी लेकिन आपके 7 बजे घर चले जाएंगे, ये बात आपकी सही है। लेकिन एक और मसला यहाँ जो शहर कराची में आता है सबसे बड़ा वही आता है कि जी तरक्याती मंसूबों के बजट की अगर बात करें उसमें से भी कटौती की गई, खास करके पेट्रोल मसनूआत के हवाले से और खास करके एनर्जी सेव करने के हवाले से। ये एकदम आपको कैसा लगा, क्या वाकई दुरुस्त है? क्योंकि अगर 7 बजे घर कोई बंदा सही से जाएगा भी तो 9-10 बजे से पहले पहुंच नहीं सकता। रोड इतने खूबसूरत बने हुए हमारे। सही देखिए ना, तरक्याती बजट पहले ही आपको कितना मिलता है, खर्च कितना हो जाता है, वो आपके निकाला तो जाता है बिल्कुल, लेकिन वो करप्शन हो जाते हैं। स्पेशली हमारे स्टेट में तो 90% या 80% तो करप्शन की नजर हो जाता है। मैं तो अब चाहता ही नहीं कि कम से कम सिंध को कोई तरक्याती बजट उस वक्त तक मिले जब तक पिछले बजट जो मिल गए उसका काम अवाम को नजर आना। लेकिन 2000 रुपए वाला रिलीफ आपको लगता है कि वाकई लोगों तक पहुंचेगा? क्योंकि वो बता रहे हैं कि 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें, वजीर आला का बयान सामने आया है, सिंध के जो वजीर आला उन्होंने कहा कि 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें अगर 2000 रुपए के हिसाब से भी लगाएं तो मेरे ख्याल से ये बिलियंस के अंदर कहानी पहुंच जाती है। ऐसा ही आपको ही बताता हूं कितना, ये तकरीबन 13,400 अरब रुपए बन जाता है। ठीक है, 13,400 अरब रुपए बन जाता है। लेकिन यहाँ वक्त शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े नहीं देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है जहां हम बात करें खास करके लॉकडाउन के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहम इजलास भी किया गया जहां 8 बजे मार्केट्स बंद करने का इंदिया दिया जा रहा है। वही हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस एक जानिब नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इस वक्त अपनी तवज्जो मबजूल करे हुए बैठे हुए। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिनहाज गुलफाम साहब, सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल डीलर एसोसिएशन के। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिनाज साहब, माजरत आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मिनाज साहब क्या कहेंगे आज? खास करके हमने देखा कि जी वज़ीर आला से मुराद अली शाह बड़े मुतहरिक नजर आए और खास करके ताजिर बरादरी से तजावीज़ भी ली गई हैं और गालिबन आप भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या तजावीज़ दी गई हैं और क्या समझते हैं कि जो क्राइसिस अब चल रहे हैं एनर्जी क्राइसिस में, इसमें सबको एक होना पड़ेगा, सबको या एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको अपना आउटपुट देना पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई, पहले तो आपने इस अहम मौजू पर मुझे लाइन अप किया। और बिल्कुल आज हमारी वजीर आला साहब से मुलाकात थी, उसमें तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे जो थे वो मौजूद थे और हमसे भी तजावीज़ ली गई। कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए जो हमारी तजावीज़ थी वो हमने ये रखी कि जो हम साथ दे सकते हैं अपनी मुल्की सतह पर कि 9 बजे जो है वो मार्केटें बंद करने का हमने उनको एक एडवाइस दी है कि 9 बजे कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के ज़ेर इंतजाम 100 से ज्यादा जो कराची की मार्केट्स हैं वो हमने कहा है कि हम 9 बजे की जो तजवीज़ है वो हमने उन्हें पेश की है। अब देखें वो बाकी मशावरत के बाद वफाक से उसके बाद जो इम्प्लीमेंट होता है फिर पता चलेगा कि आया इसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ है। ठीक है, अच्छा आप नहीं समझते खास करके मिनाज साहब कि अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकानें खोल दी जाएं तो हम एनर्जी को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल बेहतर है और हम खुद भी चाहते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है
वो दुकानें खुले, मगर इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं वो समझने की जरूरत है। शहर कराची जो है उसका डायनेमिक जो है वो बहुत अलग है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी एक रोजमर्रा की जो रूटीन है उसमें ये हो गया कि हमारी मार्केट जो है वो लेट खुलती हैं और रात देर तक जो है वो खुली रहती हैं। तो अभी हम खुद भी चाह रहे हैं कि जल्दी खुले और जल्दी बंद हो, मगर इसमें खास तौर पर दो चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा जो मैंने वजीर आला साहब से भी कही कि जो लोड शेडिंग है मार्केट टाइमिंग पर कराची भर की 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद अगर बात बंद करने की होती है तो उसमें लोड शेडिंग जो है उसके दौरानियों को खत्म किया जाए ताकि जो ताजरों को रिलीफ मिल सके और खास तौर पे मईशत जो है उसका पहिया चल सके। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम लोग रह रहे हैं और शहर कराची जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर है और शहर जो है वो खुले भी अच्छे लगते हैं, मगर तवानाई बहरान को देखते हुए हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हम इसमें अपना हिस्सा मिलाएं और जो जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध ने जो हमसे एडवाइस ली है तो हमने कोशिश ये की है कि उस पर हम भी अपना हिस्सा डाल सकें और जो मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है उसको भी दूर करने में हमारी जो मदद है वो मावन साबित हो। ठीक है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी तवानाई का बहरान है, अब इससे नंबरदाजमा होने के लिए चले शेड्यूल की पाबंदी एक जानिब नजर आ रही है, क्या कोई और अल्टरनेटिव हमारे पास है? कोई सोलर प्लेट्स के निजाम आ जाए या कुछ ऐसा हुकूमत की जानिब से मुतबादिल कोई अल्टरनेट बताया गया है? देखें बिल्कुल सोलर प्लेट्स हो गए या एनर्जी के जो दूसरे जो अनासिर है उसको यूज करने की बिल्कुल अशद जरूरत है। कोई ऐसी स्कीम हुकूमत को भी चाहिए निकालें कि जो ताजिर दोस्त भी हो और आवाम दोस्त भी हो। आप महंगाई और पेट्रोल को देखेंगे कि किस कदर चली गई है महंगाई के। आज जो मुतवस्सित तबके का जो एक बंदा है जिसकी 40 से 50 हजार रुपए सैलरी है वो अपने पूरे खानदान का गुजारा नहीं कर सकता और हमारे पास तो ऐसे मजदूर भी हैं 2.5 से 3 लाख जो है हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी जो सैलरी है वो 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी है। अब आप देखें कि उसमें एनर्जी क्राइसिस, फिर हम ताजिर जो हैं इतने कलील वक्त में किस तरीके से अपना हम टैक्सेस भी निकालें, फिर उस अपने घर का बजट भी निकालें, फिर उसका चूल्हा भी जलाएं, उसको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है, दूसरी जानिब बाइंग पावर की मैं बात करूंगा क्योंकि जाहिर है कि एक मार्केट है, मार्केट में आमद और रफ्त का सिलसिला रहता है, लोग आते भी हैं, बाय भी कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स हो रही हैं, परचेजिंग भी हो रही है। तो ये जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, ये अफेक्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही, खास करके जो अब पेट्रोल क्राइसिस हैं या पेट्रोल के प्राइसेस जो हाई हुए हैं। देखें ये तो पूरी दुनिया में अब जो जंग की कैफियत है तमाम ममालिक जो है वो मुतासिर हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासिर नहीं है। मगर आप ये देखेंगे पाकिस्तान में खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें खास तौर पर इजाफा किया गया है। अगर इसको हम हुकूमत वक्त से भी मैं अपील करूंगा इस पर नजरसानी की जाए और बिल्कुल बाइंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी है और एक आम आदमी जो मैंने अभी जैसे पहले जिक्र किया कि जिसकी 30 से 40 हजार माना आमदनी है वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगा, वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा या अपने अगर उसमें कोई बीमार भी हो जाता है या वो अद्वियात का खर्चा करेगा। हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ इस किस्म की स्कीम निकाले कि अवाम दोस्त हो, जो आम ताजिर के लिए हो। मैं सिर्फ अपने तबके की बात नहीं कर रहा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिसमें बाइक राइडर्स भी हैं, जिसमें फूड पांडा भी है, जिसमें बाइकिया भी हैं, जिसमें आप सहाफी हजरात भी हैं और दीगर लोग भी हैं जिनका गुजारा इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया। तो हम जो बात करें वो अवाम की बात करें, हम जो बात करें वो मुल्क पाकिस्तान की बात करें, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की बात करें। इस तरीके से कोई मैकेनिज्म या निजाम बनाया जाए जिससे हमारे लोगों को भी फायदा हो और मुल्क की जो मईशत है वो भी चले और तवानाई बहरान जो उस पर भी काबू पाया जाए। जो आम आवाम की आप बात कर रहे हैं मिनाज गुलफाम साहब कि वो कह रहे हैं 2,000 रुपए का पेट्रोल का रिलीफ जो है वो दे देंगे। दूसरी जानब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास करके जफर जमील साहब, कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से उनका ताल्लुक भी है। क्या समझते हैं कि सिंध की आवाम को 2,000 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है, क्या ये काफी है आज के जो अखराजात चल रहे हैं? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि हमको भीख बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, आप कैलकुलेशंस पर आए ना, मैंने कई दफा कहा है कि अब एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, बिजली उससे इंटरकनेक्टेड है, वो या तो आपके दुकानें इसलिए बंद की जा रही है कि एनर्जी, भैया आप एनर्जी किस लिए सेव कर रहे हैं? 36,000 मेगावाट आपकी टोटल पीक कंजम्पशन है पीक मंथ्स के अंदर, 42,000 से ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपके पास बिजली की।
नंबर 2, अगर फ्यूल महंगा हो रहा है तो फ्यूल ऑयल के ऊपर तो हार्डली 20% प्लांट है, वो भी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। 80% प्लांट तो आपके उससे चीपेस्ट गैस पे चल रहे हैं, विच इज द फॉसिल फ्यूल, और कोयले पे चल रहे हैं। और कोयले की प्रोडक्शन कॉस्ट एवरेज भी आपने कहा कोयले पे चल रहे हैं, और प्लस ज्यादा बड़े प्लांट जो आपके पानी पे चल रहे हैं, हाइडल प्लांट्स हैं आपके, दोनों की आप कॉस्ट एवरेज निकाल लीजिए तो 15 रुपए पर यूनिट से ज्यादा कॉस्ट नहीं बिजली की। आप किसके लिए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है। अच्छा मिनाज साहब ये बताइएगा कि खास करके 2000 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया कि कराची में जो सिंध में नंबर प्लेट जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं वो 6.7 मिलियन बताई जा रही है। इस हिसाब से अगर 2000 रुपए की कैलकुलेशन भी करते हैं तो तकरीबन 13 अरब रुपए का जो है ना हम देख रहे हैं कि जी बजट बन रहा है। ऐसा नहीं कि जो 13 अरब बजट है इसमें से कुछ बजट निकाल के ताजिर बरादरी के लिए आसानी की जाए, सोलर प्लेट्स या ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए जो कि सोलर पर चलती भी हो और उससे हम एनर्जी को सेव भी कर सकें। देखिए मैंने जैसे कि पहले कहा कि इस्लाहात की जरूरत है और बैठने की जरूरत है, स्टेक होल्डर्स के साथ एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। अगर 13 अरब रुपए का जो रिलीफ दिया जा रहा है, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर हम मार्केटें जल्दी बंद कराते हैं, हम पेट्रोल की बचत के लिए जाते हैं, हम तेल की मसनूआत की बचत के लिए जाते हैं, आप देखें अगर उसी दौरान लोड शेडिंग हो जाती है तो जो हम वहां पर बचत कर रहे हैं तो जनरेटर में भी तो पेट्रोल डलता है। ताजिर अपना जो अगर वहां पर कारोबार को जारी सारी रखने के लिए लाइट जलाएगा शाम के औकात में तो जनरेटर्स में भी पेट्रोल डलता है। तो ये जो के इलेक्ट्रिक है उनको भी पाबंद करें कि आप कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में लोड शेडिंग ना करें, इस टाइम पीरियड को जो है वो लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल हो। और दूसरी चीज जो है रिलीफ जो दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है रिलीफ देना, मगर इसके लिए कुछ ऐसी बसेस चलाई जाएं जिसमें स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, ताजरों को खास तौर पे जो हमारे वर्कर्स हैं जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए बाकायदा कोई एक ऐसी स्कीम बनाई जाए या कार्ड बनाए जाए जिनसे किराया जो है वो पुराने जो पेट्रोल के निर्ख थे उसी पर लिया जाए, या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए हुकूमत की तरफ से। जैसे आप देखेंगे दीगर सूबों में बहुत सारी मराहत दी जा रही हैं। हमने वजीर आला साहब से कहा है, उन्होंने कहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं खुलूस नियत से तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम भी चाहेंगे, क्योंकि शहर कराची की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है। ये वो शहर है जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेकर अब तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा टैक्स देता है और मईशत को जो है वो एक अहम ये समझ लें कि फ्यूल फराहम करता है हमारा शहर कराची। उसकी मैं खास तौर पर बात करूंगा मुआशी हब जो है उसका सदर में मैं बात करूंगा एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर कराची का 50 से 60% जो है टैक्स हम अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट करके देते हैं। तो उसके बाद हम ताजरों को रिलीफ नहीं मिलेगा, हमारे कोई दूसरे मुतालबात नहीं है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि शहर कराची के ताजरों को रिलीफ दिया जाए, आम आवाम को रिलीफ दिया जाए, आम आवाम के लिए सोचा जाए। ये वही ताजिर हैं जब मुल्क के पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है, वो सबसे पहले खड़े होते हैं, चाहे वो नजरियाती सरहदों की हिफाजत हो, चाहे वो जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत हो, या कहीं पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की कोई मेली आंख से देखता है तो ये ताजिर जो है वो अपने जान और माल के साथ हमेशा हाजिर होते हैं। तो ये मुल्क हमारा है, हम मायूस नहीं है, ना इंशाल्लाह मायूस होंगे। और मैं नौजवानों को भी पैगाम दूंगा, आप अच्छा काम करें अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक मुस्बत पैगाम दे रहे हैं हम। मगर इसमें हुकूमत वक्त से भी अपील करूंगा कि खुदारा गरीबों को देखा जाए, अवाम इस महंगाई की चक्की तले जो है वो पिसती जा रही है, तो ख्याल किया जाए इन गरीब अवाम का। हमारे ये हम रियाया हैं, इस हुकूमत वक्त की रियाया है, और ये जो हुकूमत है ये फलाही रियासत है। फलाही रियासत का काम होता है कि अपने जो रियाया है उसके जख्मों पर मरहम रखे। मगर अफसोसनाक बात यह कि पेट्रोल महंगा हो गया, हम समझते हैं पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है, मगर उसको आप इस कदर एक्सट्रीम पे नहीं लेकर जाएं कि गरीब के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिनहाज गुलफाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद है सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन से। और वही बात है दूसरी जानिब जफर साहब कि वही एक बात की कि इतना रिलीफ तो दिया जाए कि जो आम आवाम का चूल्हा है वो जल जाए, लेकिन चूल्हे की अगर मैं बात करूंगा तो गैस ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जलेंगे, ये भी एक बड़ा मसला आ गया है कराची में। देखिए वही ऑडिट की ज़रूरत है, तमाम डिपार्टमेंट, जैसा मैंने कहा, मिनाज भाई भी मेरा पॉइंट मिस कर गए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमको ना ही लॉकडाउन की ज़रूरत है और ना ही गैस में अपने पेट्रोल में
या बिजली के अंदर किसी राशनिंग की जरूरत है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड कैपेसिटी हैं, बहुत कम कीमत पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस कीमत पे हम खरीद रहे हैं। 15-16 रुपए से ऊपर कीमत नहीं है एवरेज बिजली की कॉस्ट, और ओवर कैपेसिटी है। के इलेक्ट्रिक क्यों लोड शेडिंग कर रही है जब उसको वापस से नेशनल ग्रिड पे उसको पूरी बिजली मिल रही है? मतलब क्या अगेंस्ट व्हाट आई मीन पोर्शन ऑफ लॉ लोड शेडिंग कर रहे हैं कराची में, पीसेस मिल रही है। अच्छा, अब एक बात मैं चाहूंगा, क्योंकि जो विफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से दो जो कमेंट्स किए गए ना, जो दो बातें की गई हैं आज असेंबली में, उन्होंने एक जानिब तो ये कहा कि विफाकी हुकूमत ने 50 से 60 अरब हफ्तावार खुद बर्दाश्त किए। देखिए, एक ये स्टेटमेंट आया, वहीं दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये भी कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती बजट में कटौती की गई। जब तरक्याती बजट में कटौती कर दी गई तो फिर हुकूमत ने क्या बर्दाश्त किया? क्या कहेंगे? जी, यही मैंने कहा ना कि अवाम को आप बहलाते रहेंगे लॉलीपॉप देके। आपने बर्दाश्त नहीं किया, आपने तो 80 रुपए बढ़ा दिए थे, उसमें से 50 रुपए अवाम को वापस कर दिए अपने प्रॉफिट में से। 30 रुपए के प्रॉफिट में आप अब भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में कम हो गया, आपने क्या बर्दाश्त किया? लेकिन आप ये देखें ना कि जो तरक्याती बजट 65 करोड़ लीटर एक रफ एस्टिमेट आया है, मैं देख रहा था, जो आपके खाली पैराफर्नेलिया जब हुकूमतों का प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की जो गाड़ियां चल रही हैं अफसरान की, वो 65 करोड़ लीटर कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसको आप अवाम को भेजिए, उनको बोलिए गाड़ियां खड़ी करो। काम तो तुमने दफ्तर जाके भी नहीं करना, अपने घर से करो जितना भी करना है। और ये रिलीफ आप अवाम को। लेकिन ये जो तरक्याती बजट की कटौती है, आपको लगता है सही मायनों में की गई है? सब तो डिपेंड करेगा ना कि उन्होंने किस एरिया से कटौती की और उस एरिया में क्या डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि विफाक के जितने भी तरक्याती मंसूबे उसमें से 100 अरब रुपए की कटौती की है। तो उनके गिने चुने तो वफाक के मंसूबे, एनएफसी अवार्ड के बाद वफाक के पास प्रोविंशियल तो कोई मंसूबा रहा भी नहीं है। वैसे भी नेशनल हाईवे का सक्खर से लेके हैदराबाद तक का हाल देख ले, ऑलमोस्ट टोटल खुदा हुआ है, टोटल डाइवर्जन है। ये तो वफाक का एनएच तो वफाक का हिस्सा है ना। और कई बरस से हम जाते हैं, सफर करते हैं और अजाब झेलते हैं सक्खर तक का, कराची से निकल के सक्खर के बाद। ठीक है, मतलब ये कि अब जो तरक्याती बजट की कटौती है उसके बाद भी हम इसी तरह सफल करते रहेंगे, सफर भी करते रहेंगे, सफल भी करते रहेंगे। एहसान भी जानेंगे, आप हम पे एहसान मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ मत कीजिए। जो मेरा हिस्सा है 1.47 ट्रिलियन आपने 2025-26 में सिर्फ पेट्रोल लेवी का टारगेट रखा है, ऑनवर्ड चार्ज। और देखिए वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो वफाक हुकूमत देती है ना। एज अ टैक्स पेयर मुझे इसका कोई वो रिफंड मिलता है और ना सूबों को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि एक जानिब जहां आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब दो जगह, अगर हम एक बात करें सुई गैस के हवाले से, तो सुई गैस हमारी अपनी गैस है जो हमारी आम आवाम तक नहीं पहुंच रही। दूसरी जानिब अगर हम सोलर मीटरिंग की बात करें या अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसकी यूनिट्स में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो ये दो जगह से तो रिकवरी हो रही है, जिसके बाद जाके अगर ये कटौती होती भी है या आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है तो वो इक्वली हो रहा है। वहां ले जा रहे हैं, उससे ज्यादा ले जा रहे हैं वापस हमसे। वो जो दे रहे हैं आपको, अगर 2000 दे रहे हैं तो वो 5000 ले जा रहे हैं वापस हमारी जेबों से। वो अगर सही कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है रिजवान खानजादा साहब, पीटीआई साहब का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने हम ये देख रहे हैं कि जी अब सूबे जो हैं वो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगे हुए हैं। अब अभी हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर रहे थे यहाँ बैठ के, जिस तरीके से जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। हम यही बता रहे थे कि जी जिस तरीके से आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है पेट्रोल के लिए, लेकिन दूसरी मद में अगर देखें, हम सुई गैस की बात कर लें, हम के इलेक्ट्रिक की बात कर लें, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, तो उस मद में हमसे दुगना लिया जा रहा है। आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब, मैंने आपके जफर जमील साहब की गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल सही फरमा रहे थे वो आपको। देखें मुख्तार साहब, रिलीफ तो आप भूल जाएं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो ताकतवर इदारा है वो हमारी पाक फौज है। इस चीज से तो आप इत्तेफाक करते हैं ना? बकायदा बेशक बेशक। 1947 से लेके जब से ये पाकिस्तान बना है और आज 2026 तक जो इस मुल्क में हुकूमतें हुई हैं वो ज्यादातर हमारे फौज के जर्नेलों ने की हैं।
2.5 साल 3 साल 2 साल जमहूरी हुकूमतें आती रही, लेकिन उन्हीं की मर्जी से आती रही। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत तो जरूर हैं, एटम बम का जो हम झंडा लहराते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग है, पानी हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, नौजवान हमारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है, हमारे अस्पतालों की हालत आप देख लें कि सेहत हम अपनी आवाम को नहीं दे सकते। हम सिर्फ लोड शेडिंग कर सकते हैं, हम पानी बंद कर सकते हैं, हम गैस बंद कर सकते हैं, हम लॉकडाउन लगा सकते हैं, हम जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करा सकते हैं, हम शादी हाल बंद करा सकते हैं, हम जो है लोगों की जो खुशियां हैं वो भी छीन लेते हैं, हम जो है दुकानों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। अगर गुल प्लाजा में आग लग जाए तो एक कंपनी के सिलेंडर आग बुझाने वाले हम मजबूर कर रहे हैं पूरी कराची की मार्केटों को कि वो खरीद के लगा दें। आप देखिए ये तो जरूरी है ना, अपनी हिफाजत के लिए तो चीज जरूरी है, इस तरह तो ना करें, ये अपने लिए तो जरूरी है। कराची की आवाम से आप सिर्फ पैसे निकालना चाहते हो, कराची के ताजरों से भी, कराची की आवाम से भी रिलीफ आप नहीं दे सकते। इसको आप रिलीफ तो देना तो भूल जाए, ये 2000 क्या होता है आप मुझे खुद बताएं कि आप इस वक्त बैठे हैं स्टूडियो में, सच बोलिएगा कि 100 रुपए रोज के अंदर कोई मोटरसाइकिल से अपने दफ्तर जा सकता है, आ सकता है? 100 रुपए का रिलीफ, पर लीटर 100 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। अगर 4 लीटर डलवाते तो 400 रुपए कट जाएंगे। नहीं करो ना, आप ये देखें कि हमारे मुल्क में तो जंग है ही नहीं, हम तो हालत जंग में तो है ही नहीं। जिन मुल्कों में जंग है, जिन मुल्कों में, देखें मेरी बात सुने, जिन मुल्कों में जंग है वहां पेट्रोल नहीं बढ़ा, श्रीलंका में पेट्रोल नहीं बढ़ा है, नेपाल में नहीं बढ़ा, आप इंडोनेशिया में नहीं बढ़ा, ईरान में नहीं बढ़ा। पेट्रोलियम ये बात कह रहे हैं कि ये कोरोना के अंदर, ये वो मुल्क है जो कोरोना के अंदर मास्क के पैसे डबल कर देते हैं। ये वो ताजिर, ये बिजनेसमैन, ये वो हुकूमत है जो सैनिटाइजर को दाम बढ़ा देती है, दवाइयों के दाम बढ़ा देती है। ये हमारी मजबूरियों से फायदा उठाने वाले वो हुकूमतें, चाहे किसी की भी हो। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जी हमारे दौर के अंदर कोई दूध की नहरें बह गई होंगी। बात ये है, चलिए ये चीज तो हम मानते हैं कि दूध की कोई नहर नहीं बही, नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि दूध की नई नहर नहीं बही ना, दूध की नई। मेरी बात सुने, अगर आप कोई अच्छे काम कर लेते, अच्छे काम करते, तो आज ये आवाम जो है वो खुशहाल होती। हम 1947 से लेकर और 2026 तक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी बहती गंगा में सबने हाथ धोया है। देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1947 से लेके 2026 तक हम आवाम को, मैं सिर्फ कराची की बात कर लेता हूं, मैं कराची की बात कर लेता हूं कि पानी बिजली गैस ना दे सके, हम सड़कें ना दे सके। वो सड़क धंस गई तारिक रोड की, आपने देखी, आपने देखा तारिक रोड की सड़क धंस गई। आपके गटर नाले जो है वो समंदर का मुजाहरा कर रहे थे। तो आप मुझे बताएं कि कौन से लोग हैं, जमात इस्लामी को टाउन चेयरमैन दे दिए, पीपल्स पार्टी को दे दिए, एमक्यूएम को हुकूमतें दे दी। तो मैं तो समझता हूं कि अकील करीम जेडी साहब ने जो बात की है कि 90 दिन मुझे दे दो, तो मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करता हूं कि 90 दिन इनको भी दे के देख लें, 90 दिन ताजरों के हवाले कर दें इस कराची को। शायद इस आवाम की, इन लोगों की जो है किस्मत को ये ताजिर बदल दें। अच्छा, कुछ कहते हैं कि नियतों का फुकदान है, इस तरह के मामलात भी अवाम की जानिब से एक तासुर सामने आता है। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरह के मामलात हैं? क्योंकि एक जानिब जिस तरह ताजिर बरादरी कह रही है कि 90 दिन दे दें, हम सब कुछ सही कर देंगे, तो मैं तो ये आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये चाहते ही नहीं है ना। नेत किसको बोलते हैं आप? इरादा। आप नेत का मतलब ये है कि देखें जी, आप मतलब ये कि ये चाहते ही नहीं है ना कराची को, ये कराची की आवाम को पानी बिजली के सहूलत से देना ही नहीं चाहते। आप 17 साल का इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं, आपको पता चल जाएगा। जो 2 टके के कंगले थे, मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, आज V8 में घूम रहे हैं। तो ये पैसे किसके हैं? ये पैसे कराची की आवाम के हैं, कराची के ताजरों के हैं। ये हमारे टैक्स के पैसों से अरबपति बन गए। ये क्या कराची की आवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब बुरा बोलना ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि फायदा ही नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का। ये यहाँ बिल्डिंग, लेकिन यही हालात तो गुज़िश्ता हुकूमतों के भी रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि बाइक पे चलता हुआ मुसाफिर हमने V8 में या हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखा, लग्जरी लाइफ स्टाइल हमने भी इसी तरीके से देखा कि गुज़िश्ता जो हुकूमतें गई हैं उनकी भी लाविश जिंदगी इसी तरह रही, हालांकि वो पहले जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर होते थे।
मैंने अपने प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में शुरू होने से पहले बोला, पहले ये कहा है, आप सुनिए, पहले मैंने ये कहा कि इस मुल्क का सबसे ताकतवर जो इदारा है वो पाक फौज है। पाक फौज अगर चाहे तो इस मुल्क के मसाइल 1 घंटे में हल हो सकते हैं, इस कराची के मसाइल 1 घंटे में हल हो सकते हैं। इस मुल्क का ताकतवर इदारा ही ये मसाइल हल कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं, हुकूमतों को जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं वो पूरी नहीं कर पा रही हैं, ऐसा ही? नहीं, हुकूमत है ही नहीं ना, हुकूमत है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि निजाम नहीं है इस मुल्क में, खिंजाम है। सियासत नहीं है, खिंजामत है। जब सियासत नहीं है, खिंजामत है, तो सियासतदान नहीं है, खिंजामत दान है। ठीक है, अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि अभी जो हम क्राइसिस देख रहे हैं जिसके लिए हुकूमती सतह पे इक़दाम किए जा रहे हैं, आप उस इक़दाम को किस तरह देखते हैं कि वाकई इक़दाम होने से हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा आवाम को? क्या हम कुछ बचत कर पाएंगे? नहीं मुख्तार साहब, ये तो लॉलीपॉप है और ये कोई रिलीफ की बातें नहीं है। टाइम गेन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करना है। हुकूमत क्या इनको रिलीफ देगी? हुकूमत तो, मैं तो समझ रहा हूँ कि इनसे मौत मरने का हक भी शायद छीन ले। जिस तरह का जुल्म कराची वालों पे किया गया है, कराची के लोगों पे किया गया है, तारीख में पूरी दुनिया में इस तरह के जुल्म कहीं नहीं होते। ये करना चाहते ही नहीं है, ये रिलीफ देना चाहते ही नहीं है। ये कराची की आवाम को, मैं नहीं जानता ये उनके हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। ये हमारे साथ आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है? लेकिन ये तो अच्छा, देखिए, एक इक़दाम ये वाला तो अच्छा है ना। पीपल्स पार्टी निकाल रही है, 12 साल से एमक्यूएम ने निकाली है, अब ये जमात इस्लामी को जो है 10-11 टाउन दे दिए, इनका भी यही हाल है। तो हम किसको हुकूमत दोगे? आप मुझे बताएं तो सही। कोई इंडिया, ईरान से लोग लेके आओगे, भारत से या रशिया से लोग लेके आओगे जो कराची चलाएंगे? तो कौन चलाएगा? आप क्या समझते हैं फिर किसको हुकूमत देनी चाहिए? मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि अकील करीम डेडी साहब 90 दिन मांग रहे हैं, तो पाक फौज 90 दिन इनको भी देख ले। बाकी सबको, किसी को 2.5 साल दिए इन्होंने, किसी को 3 साल दिए, किसी को 1.25-2 साल दिए, किसी को 1.5 साल दिए। तो अल्लाह का वास्ता है, 90 दिन अकील करीम डेडी और कराची के ताजरों के हवाले कराची को क्या कहेंगे? जफर जमील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अपना क्या बताया रिजवान खानजादा साहब। रिजवान भाई, मसला ये है कि अपोजिशन जमात में, सिर्फ मैं सिंध गवर्नमेंट और सिंध असेंबली की बात कर रहा हूं, जब भी यहाँ अपोजिशन जमातों को कोई मौका मिलता है कराची के बेनिफिट लेने का, वो हुकूमत वक्त जो सिंध की होती है उसके साथ बैठ के बिल पास कर देते हैं, जिसकी मौजूदा मिसाल हम पूरे कराची में हर खास व आम, और हमारा एजेंडा है कि कराची को फेडरल टेरिटरी के हवाले किया जाए ताकि यहाँ के अपनी लोगों की हुकूमत हो, वो लोग हुकूमत चलाएं और कराची को आगे बढ़ाएं। उसके खिलाफ असेंबली में बिल लाया गया, सिंध असेंबली में, कि कराची को अलग नहीं किया जाएगा, जिसमें पीटीआई ने और जमात ने वो दे दिया, उनके हक में वोट दे दिया। यह तो आप सिंध हुकूमत को आप गलत नहीं कहिए, आप उसका हिस्सा बन जाए। आपने काम किया, मैं इसको गलत कहता हूँ। ये इमरान खान की पॉलिसी नहीं हो सर। ये नहीं, इमरान खान, देखिए सर, इमरान खान भी यहाँ पे 3.5 साल में 3.5 दिन नहीं रहे। अगर इमरान खान यहाँ 3.5 दिन रह जाते तो आज तो कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ 3.5 दिन नहीं रहता। आप मुझे बताएं कि गुल प्लाजा के अंदर आग लगी, बिलावल भुट्टो साहब 1 दिन के लिए आए वहाँ पर? मैं बिल्कुल साहब 1 दिन के लिए आए वहाँ पर? इमरान खान साहब 3.5 दिन यहाँ नहीं रहे, तो क्यों रहते? गुल प्लाजा पर तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके खिलाफ, मेयर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हवाले किया था ना ये शहर, ये एमक्यूएम के हवाले तो किया था शहर। ये 12 साल मुशर्रफ ने एमक्यूएम को दे के रखा। लेकिन बात तो ये है ना कि रिजवान भाई, सवाल ये है, अभी जब असेंबली में बिल पास किया जा रहा है, जबकि कराची की 90% आवाम चाहती है कि फेडरल टेरिटरी, उसको आपकी जमात क्यों साथ दे रही है? ये लॉलीपॉप दे रही है एमक्यूएम। जब से ये एमक्यूएम बनी है आज तक इन्होंने सिर्फ उर्दू बोलने वालों के नाम पे, कौम परस्तों के नाम पे लॉलीपॉप दिया है। अगर ये इतनी अच्छी होती तो इतनी मुखलिस होती इस कौम के साथ, इस कराची के साथ। एमक्यूएम का फेवर कर रहा हूँ, ना ही पीपल्स पार्टी का। वो तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने अपोजिशन में रहते हुए क्यों बिल पास किया असेंबली में, बल्कि एमक्यूएम ने तो उस बिल को पास नहीं, उसके खिलाफ गए। आप लोगों ने साथ दिया उस बिल का कि कराची अलग न किया जाए, सिंध के साथ ही रहे और बर्बाद तब और बर्बाद होता रहे। आपने भी और जमात इस्लामी ने भी। अभी कल जमात इस्लामी
पाकिस्तानी लोग तो निकाल लाती है सड़क पे अपने किसी मकसद से, लेकिन जो वक्त था खड़ा होने का असेंबली में वहां आप नहीं खड़े हुए। अलग करने का मकसद नहीं है। मैं आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, कराची को अलग किस लिए कर रहे हैं आप? अलग नहीं कर रहे, कराची शुड बी अ पार्ट ऑफ फेडरल सुबह बनाना चाहते हैं। सब मेन स्ट्रीम हुकूमतें फेल हो गई है कराची में, सब करना चाहते हैं। सर कराची में तो किसी ने डिलीवर नहीं किया ना, कराची को डिलीवर करने में फेल हो चुकी है, ये समझाना चाह रहे हैं भाई। जब कराची देखिए, कराची के अंदर अच्छे ईमानदार लोग लेके आए, कहाँ से आएंगे, कौन लाएगा? कराची को चलाएं, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन लाएगा? रिजवान खानजादा साहब, जब तमाम हुकूमती मेजॉरिटी कराची के बाहर के लोग बैठे हैं, ईमानदारी होगी। जब निजाम होगा, ईमानदारी होगी तो अच्छे लोग। तो निजाम तो तभी आएगा ना जब नए लोग आएंगे। नए लोग कब आएंगे? वही पुराने लोग दोहराते हुए नजर आते। रिजवान साहब, आपकी हुकूमत हो, आपकी पीटीआई के अलावा हम एमक्यू की हुकूमत की बात करें, हम पीपल्स पार्टी की बात करें, लेकिन ओपोजिशन में बैठ के भी अगर आप उनके हक में वोट दे देंगे, बिल पास करवा देंगे, तो फिर शहर कराची में फेडरल टेरिटरी किस तरीके से काम करती हुई दिखाई दे सकती है? इस वक्त सिटिंग बेटा हो और वो ईमानदार हो। चलो कैसे होगा? क्या फॉर्मूला ईमानदार लाने का आपके पास? अफसर हो सरकारी जो ईमानदार हो, जो पैसे ना खाता हो, जो रिश्वत ना लेता हो। सर कैसे आएगा रिजवान भाई, कैसे आएगा? कौन लाएगा उस ईमानदार अफसर? मेरे ख्याल से कोई सर्टिफिकेट जारी करना है। ऐसे ही रिजवान साहब, कोई सर्टिफिकेट, हम कोई सर्टिफिकेट ले आएंगे कि जी सादिक और अमीन को कोई सर्टिफिकेट होंगे, ऐसा कुछ होगा? फौज लेके आएगी, फौज लाएगी, ताकतवर वो है। हाँ तो फौज के रास्ते में आपने रोड़े अटका दिए ना असेंबली में बिल पास करा के। तो बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रिजवान खानजादा साहब। पीटीआई साहब का ताल्लुक है और आपका मौका भी सामने आ गया। जिस तरीके से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम भी बात करें शहर कराची के हवाले से, शहर कराची के हुकूक पर जब बात होती है तो हमने ये देखा कि ओपोजिशन में बैठे हुए लोग भी बिल पास करवा देते हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि जी जो हक कराची का अपना असल है वो उसको नहीं दिया जा रहा होता। फिर चाहे एनएफसी की हम बात कर लें, चाहे हम फेडरल जो टेरिटरी है उसकी बात कर लें। सर आखिरी एक मैसेज मैं चाहूंगा कि कराची के हवाले से, क्या वाकई अगर फेडरल टेरिटरी के अंदर हम कराची को दे देते हैं तो शायद मसाइल कुछ हल हो जाए? सर उसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक, इसलिए कि मौजूदा मेन स्ट्रीम जो जमाते हैं सब फेल हो गई है। कराची में सबको मौका मिला है, सब ने सिर्फ कराची को तोड़ा है, भंबोड़ा है और खाया है। ठीक है, 90 दिन की जो बात की जा रही है अकील करीम डीडी के जो उनके मुताबिक, तो क्या वाकई अगर हम ताजिर बरादरी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि जी वाकई ये मैदान में आ जाए, तो आपको लगता है कि कोई काम हो जाएगा? सर 100%। मुझे पता नहीं अकील करीम डीडी ने क्या बयान दिया, ऐसा बयान दिया है तो बिल्कुल हम सब ताजिर बरादरी उसके साथ, अगर इख्तियार के साथ कराची हमें दे दी जाए, 90 दिन छोड़ दें, लेकिन ये कि कराची रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वक्त बहुत ही मुख्तसर है। जफर जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, कराची को रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजादा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मिराज गुलफाम जो कि सदर है कराची इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल डीलर एसोसिएशन के, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। चूंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शहर कराची इस वक्त मुश्किलात फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर ही अशद जरूरत है कि हमें गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट की सत्ता के साथ साथ हमें चाहिए कि किसी ऐसे गवर्नेंस की जरूरत है कि जो वाकई इस शहर के लिए काम करता दिखाई दे। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।